भारत में रसोई गैस का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। हम सब खबरों में लंबी लंबी कतारें और लोगों की हताशा देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इस पूरे संकट को जरा गहराई से समझते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं पंजाब के बरनाला से। यहाँ 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। सोचिए, वो घंटों तक चिलचिलाती धूप में सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहे और वहीं कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि इस संकट की एक बहुत ही दुखद मानवीय तस्वीर है। तो सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में लाखों लोग रसोई गैस जैसी एक बुनियादी जरूरत के लिए सड़कों पर उतर आए हैं? इस अफरा तफरी की जड़ क्या है? तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखते हैं कि ये संकट आम लोगों की जिंदगी और उनके कारोबार पर कैसे असर डाल रहा है। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पुणे हो या फिर दिल्ली, हर जगह से एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। लोगों की मीलों लंबी कतारें। लखनऊ का वो वीडियो तो शायद सबने देखा ही होगा, जहां एक आदमी इतना हताश हो गया कि वो सिलेंडरों से भरे ट्रक के आगे ही लेट गया। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से बैठ चुके हैं और सबसे दुखद, उत्तर प्रदेश में ही 75 साल के मुख्तार अंसारी ने भी लाइन में ही दम तोड़ दिया। और इस संकट का असर सिर्फ हमारे किचन तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है। अंदाजा लगाइए, बेंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में करीब 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और जो लोग स्विगी, जोमैटो से ऑर्डर करते हैं, वहां भी 50 से 60% की भारी गिरावट आई है। और देखिए, जब भी ऐसी घबराहट फैलती है तो कालाबाजारी करने वालों की तो मानो लॉटरी लग जाती है। जो सिलेंडर आधिकारिक तौर पर 900 रुपए का है, वही सिलेंडर दिल्ली और बोकारो जैसे शहरों में 6000 रुपए, यानी कि 6 गुना कीमत पर बिक रहा है। अब इस संकट को लेकर ना दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक वो है जो सरकार बता रही है और दूसरी वो है जो सड़कों पर असल में दिख रही है। आइए इन दोनों के बीच के फासले को समझते हैं। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में पूरे देश को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और देश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार के शब्दों और उसके कामों में एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ दावा है कि कोई कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर फैक्ट्रियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर क्यों दिए जा रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर शहरों में 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का गैप क्यों लागू किया गया? और विडंबना देखिए, एक सांसद ने तो ये तक दावा कर दिया कि जिस संसद में सब ठीक है का ऐलान हो रहा था, उसी संसद की कैंटीन में चाय कॉफी बनाने के लिए गैस खत्म हो गई थी। तो फिर असली वजह है क्या? क्या ये सिर्फ ईरान युद्ध का नतीजा है? सोर्स का कहना है कि नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरे भू-राजनीतिक और लॉजिस्टिकल कारण छिपे हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले एक आंकड़ा जानना जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी बाहर के देशों से खरीदता है। मतलब कि हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और हमारी ये जो निर्भरता है ना, वो एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी है। इस 60% आयात का भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान और ओमान के बीच का एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। जैसे ही ईरान ने इसे बंद किया, भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई समझ लीजिए एक झटके में ठप हो गई। और यहीं पर सोर्स का सबसे बड़ा आरोप सामने आता है। उनका कहना है कि यह संकट कोई अचानक नहीं आया। एक्सपर्ट्स को पहले से पता था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हॉर्मुज का रास्ता बंद हो सकता है। इसके बावजूद ना तो सप्लाई के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजा गया और ना ही अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कोई तैयारी की गई। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। भारत के पास एलपीजी का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मतलब कोई बड़ा आपातकालीन भंडार है ही नहीं। हमारे पास पूरे देश के लिए 48 घंटे से भी कम का बफर स्टॉक है। यानी अगर सप्लाई 2 दिन भी रुक जाए तो हम लगभग खाली हाथ हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? ये संकट कब तक चलेगा? सोर्स के मुताबिक आने वाले समय में 4 संभावनाएं बन सकती हैं। पहला, कि जल्द ही युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ईरान के नए नेता के कड़े तेवरों को देखते हुए यह मुश्किल लगता है। दूसरा, हमें कहीं और से सप्लाई मिल जाए, लेकिन जो इमरजेंसी सप्लाई आई भी है वो सिर्फ 1 दिन की खपत के बराबर है। तीसरा, हॉर्मुज का रास्ता फिर से खुल जाए। ये भी लगभग नामुमकिन है क्योंकि ईरान ने वहां पानी में माइंस बिछा दी हैं। और चौथा,
भारत बातचीत करके अपने जहाज़ों के लिए रास्ता निकाले, पर यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इन सभी बातों को देखते हुए सोस का जो एक रियलिस्टिक अनुमान है वो ये है कि ये संकट कम से कम अगले 4 से 8 हफ्तों तक और खिंच सकता है। तो ऐसे में एक आम नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? सोर्स ने कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं जो इस मुश्किल समय में थोड़ी मदद कर सकते हैं। अगर घर में बिजली की सप्लाई ठीक-ठाक रहती है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा है तो उसके लिए तुरंत रजिस्टर करवा लें। कोई कालाबाजारी करता दिखे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत करें। और सबसे ज़रूरी बात, घबराकर सिलेंडर जमा ना करें। पैनिक बाइंग से ये संकट और भी गहराएगा। और आखिर में इस पूरे संकट की सबसे दर्दनाक और दुखद तस्वीर ये है कि जिन महिलाओं को उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने मिट्टी के चूल्हे के जहरीले धुएं से आज़ादी दिलाई थी, आज वो एक बार फिर उसी धुएं में लौटने को मजबूर हैं। ये सिर्फ एक गैस का संकट नहीं है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी पर भी एक बड़ा सवाल है जिनका काम देश को ऐसी किसी भी आपदा के लिए पहले से तैयार रखना था।